आइए अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल के लेक्चर नंबर 2 की तरफ चलते हैं। कुछ बच्चों के डाउट्स आए थे कि एटॉमिक मास क्या है, कैसे बता सकते हैं, कैसे पता लगेगा कि इसका एटॉमिक मास क्या होगा। उन सब की चर्चाएं आज के एपिसोड में की जाएंगी। ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है और बहुत मजेदार भी। तो स्टार्ट करते हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। ये चैप्टर अपना चल रहा था और उसका लेक्चर नंबर 2 है जी। आज लेक्चर नंबर 1 हम पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 2 में आ चुके हैं। सबसे पहले आज बात करते हैं जॉन डाल्टन की। एटम के बारे में और मॉलिक्यूल के बारे में थोड़ी सी जानकारी हमने ली थी। अब जॉन डाल्टन ने क्या कहा, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, कि डाल्टन ने एटम की थ्योरी के बारे में क्या कहा, क्या मानना था उसका एटम के बारे में। पहली बात, जॉन डाल्टन ने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। जो एक्सपेरिमेंट अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग साइंटिस्टों के द्वारा चल रहे थे, उनकी एक एक लाइन, दो दो लाइन कहीं से उठाई और अपने एक थ्योरी बना। ये थ्योरी है। थ्योरी का मतलब होता है कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, कोई प्रूफ नहीं, बस ली और लिख दी, छाप डाला। तो आइए देखते हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। इसने कहा एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर, विच कैन नॉट बी broken down into simpler one, और या फिर कह सकते हो एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड। एटम कैन नॉट बी डिवाइडेड मतलब एटम को तोड़ा नहीं जा सकता। सीधा सीधा मतलब ये कहा एटम सबसे छोटी चीज है, उससे छोटा कुछ नहीं। ये पहला पॉइंट रखा, ये थ्योरी की पहली बात थी। बात नंबर 2 में क्या कहा डाल्टन ने, ये पहली बात, सबसे छोटा पार्टिकल है। उसने कहा एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसका मतलब क्या हुआ, क्रिएट मतलब बनाना, डिस्ट्रॉय मतलब खत्म करना, डिस्ट्रॉयड खत्म करना, तबाही। ये कहा एटम ने, एटम की थ्योरी में डाल्टन ने कहा ना हम एटम को बना सकते हैं, ना हम एटम को तोड़ सकते हैं। अगले पॉइंट में क्या कहा, एलिमेंट्स नहीं, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स, atoms of the same elements are similar in size and shape। उसने कहा एक ही एलिमेंट के एटम है तो उनका साइज और शेप क्या रहा होगा, एक जैसा रहा होगा। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए अपने पास एक एलिमेंट है आयरन, आयरन की रोड हम मान लीजिए, वो एक ही एलिमेंट से एक टाइप के एटम से मिलकर बनी है। इस रोड में से एक एटम यहां से उठाऊं, यहां से उठाऊं, उनका शेप और साइज एग्जैक्ट हूबहू ऐसा ही होगा, मतलब सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, ऐसा लगेगा आपको जैसे फोटो। ठीक है। अगला पॉइंट क्या रखा, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, differ in size, shape और एटॉमिक मास, यहां भी लिख सकते हैं, और साइज, शेप
और एटॉमिक मास। ठीक है जी। मतलब अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के एटम आप ले रहे हो, उनके साइज भी अलग अलग होंगे और उनका मास भी अलग अलग हो सकता है। मास के बारे में पूछा था, मास की चर्चाएं आज की क्लास में की जाएगी कि एटॉमिक का वेट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एटॉमिक मास कैसे बता सकते हैं। मान लीजिए लोहा है और एक इसके सामने मान लीजिए सोना है, गोल्ड है। गोल्ड का एक एटम लिया और आयरन का एक एटम लिया, उन दोनों का साइज अलग होगा, शेप भी अलग अलग होगी। वैसे तो शेप को स्फेरिकल मानते हैं, फिर भी थोड़े बहुत चेंज आ सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से चाहते हैं कि कोई भी किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी बात ना करें, तो यहाँ शेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है जी। और एटॉमिक मास भी चेंज होते रहेंगे। हमें पता आयरन का एटॉमिक मास कम है और गोल्ड का एटॉमिक मास ज्यादा है। ठीक है जी। ये बातें बोली थी, ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ये बातें किसने बोली थी? जॉन डाल्टन ने बोली थी। ठीक है जी। और क्या बोला था? इस बात के बेसिस पे क्या कह सकते हो? एटम्स आर ऑफ वेरियस काइंड, आर ऑफ वेरियस काइंड्स, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं। काइंड्स मतलब प्रकार, मतलब एटम बदलते रहेंगे, उनका साइज बदलता रहेगा। ठीक है जी। उनका एटॉमिक मास भी बदलता रहेगा। कोई भी दो एटम ऐसे नहीं होंगे जिनका साइज और शेप एक जैसा हो। ठीक है जी। ये बात भी समझ में आ गई होगी। आगे चले क्या? बोलो जी, कोई बात बतानी है तो। ठीक है जी, चलते हैं। अब एक बात इसमें ये ऐड कर सकते हो आप कि इस थ्योरी ने ये कहा था, दिख रहा है क्या इतना? कमेंट करके बताओ, क्या इतना देख पा रहे हो आप? हाँ जी, दिख रहा है। मतलब एक लाइन और लिखी जा सकती है। क्या है? इसने कहा एटम्स कंबाइन होंगे। क्या होंगे? एटम्स कंबाइन होंगे। वो मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं और वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। और कंपाउंड्स तब बनेंगे तो उनका फिक्स्ड क्या होना चाहिए? रेशियो होना चाहिए। केमिकल कंपोजिशन प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए, फिक्स्ड होना चाहिए, जब आप एक कंपाउंड की फॉर्मेशन के लिए जाएंगे। ठीक है जी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? ठीक है जी। अगली बात यहां लिख देते हैं, atoms and kinds will be in same proportion in a given compound। कहना क्या चाहता है ये बात? ये कहना चाहते हैं, मान लीजिए अपने पास एक कंपाउंड है, मान लीजिए हमने कंपाउंड ले लिया NaCl। ठीक है जी। अब NaCl का जो कंपाउंड लिया है उसमें Na कितना है? सोडियम एक है और क्लोरीन भी क्या है? एक है। और NaCl क्या बना है? ये बना जी सोडियम क्लोराइड। क्या बना है जी? सोडियम क्लोराइड। जब कभी भी आपको सोडियम क्लोराइड बनाना होगा, आपको दो एटम लेने होंगे डिफरेंट टाइप के, एक Na और एक Cl। ठीक है जी। और उनकी वैल्यू एक एक होगी। ऐसे नहीं कह सकते कि आप मान लीजिए Na2 या फिर और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लिया आपने H2O ले लिया। ठीक है जी। ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन दो, ये वाटर जब जब बनाएंगे तो हाइड्रोजन दो लेंगे और ऑक्सीजन एक लेंगे। अगर आपने ऐसा कर दिया H2O2 ले लिया, दो दो ले ली, मतलब नंबर ऑफ एटम आपने चेंज कर दिए, जितने ऑक्सीजन के लिए उतने हाइड्रोजन के ले लिए, तो ये तो वाटर है, H2O2 वाटर नहीं, ये परऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा जी? ये इसे बोला जाता है परऑक्साइड। क्या होता है परऑक्साइड? ये अभी जानने की जरूरत नहीं है, आगे क्लासेस में बता दिया जाएगा क्या है परऑक्साइड। ठीक है जी। इतनी बात समझ में आई क्या? बोलो जी, कमेंट करके बताओ, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, आगे चलते हैं मास की तरफ बढ़ते हैं। मास क्या है? एटम का मास। आओ देखें।
हमने जिक्र किया एटॉमिक मास का। शुरू में एटॉमिक नंबर पढ़ाया था कल। एटॉमिक नंबर क्या था? इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन था। मतलब जिसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? प्रोटॉन होंगे। वो एटॉमिक नंबर था। मान लीजिए क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17 है, 17 है। उसका क्या मतलब है? उसमें 17 इलेक्ट्रॉन 17 ही प्रोटॉन है। अब मैं कहूँ नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, नियोन का एटॉमिक नंबर 500 क्यों नहीं है? 50 क्यों नहीं है? 80 क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि नियोन का एटॉमिक नंबर 10 इसलिए है, उसमें 10 ही इलेक्ट्रॉन है, 10 ही प्रोटॉन है। जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही प्रोटॉन होंगे और वही उसका एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं मास नंबर या एटॉमिक मास। मास नंबर क्या होता है? मास नंबर, मास नंबर होगा, देखो हमने बताया था ये एटम है जी और इसमें न्यूक्लियस है जी। न्यूक्लियस में दो चीजें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और बाहर चक्कर काटते हैं जी इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके अंदर क्या चीजें हैं? एक तो है जी प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी, ये दो चीजें इसमें रही होंगी, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ करके आप बता दोगे एटॉमिक नंबर या मास नंबर। सॉरी, मास नंबर। एटॉमिक नंबर तो इक्वल होगा प्रोटॉनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक है जी। मतलब किसी एटम का मास उसके न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियस में दो चीजें मेन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनको जोड़ दो वही एक एटम का मास है। मास नंबर एटॉमिक मास है। ठीक है जी। फॉर एग्जांपल हमने कल बात किया था, फॉर एग्जांपल हमने कल क्या बोला था? हमने बोला था जी कार्बन है। क्या है जी? कार्बन। उसका मास हमने बोला 12 है। ठीक है जी। हमने और क्या बोला था? हमने बोला था जी एक और कार्बन का आइसोटोप है। आइसोटोप लास्ट में बढ़ाऊंगा क्या होते हैं, अभी मत पूछना। 13 है। एक और कार्बन है, उसका मास कितना है? उसका मास 14 है, एटॉमिक मास 14 है। इसका मतलब क्या है? क्या मतलब है? कैसे पता लग रहा है कि 12 है, 13 है या 14 है? तो पता लग रहा है जी, यहाँ पे क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन, और यहाँ पे क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मैं यहाँ पे लिख दूंगा। देखो एटॉमिक नंबर कितना है कार्बन का? एटॉमिक नंबर है जी 6। नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6। मतलब तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन फिक्स हो गए 6। ठीक है जी। कार्बन 12 वाले में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 हैं। इसमें कितने हो जाएंगे? 7। और इसमें कितने हो जाएंगे? 8। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो क्या है? मास नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन जोड़ो, 6 और 6 12, यही तो मास है। 6 और 7 13, यही तो मास है। 6 और 8 14, यही इसका मास है। अब सवाल ये उठता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमें कैसे पता लगेंगे? तो इसका एक ही सिंपल जवाब है, अभी आपको याद करने। आगे हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आप याद रखें। ठीक है जी। इसमें कोई भी डाउट है तो बताइए, अब तक कोई भी डाउट है तो बताइए, जरूर बताएं। जल्दी बोलो भाई, कोई भी डाउट है तो जल्दी। नो डाउट। ठीक है। देखो कोई खास बात नहीं बताई है, एटॉमिक थ्योरी बताई है, एटम के बारे में कुछ बातें बताई हैं। अब एटॉमिक मास है, मास नंबर के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जोड़ दो, वही क्या है? मास नंबर है, एटॉमिक मास है। अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नहीं पता लगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपको पता है, एटॉमिक नंबर आपको पता है। एटॉमिक नंबर जितना है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन। बार बार बोल रहा हूं ताकि आप अच्छे से सीख पाए। न्यूट्रॉनों की संख्या आपको याद करनी पड़ेगी जैसे आपको एटॉमिक नंबर याद है। ठीक है जी। अब मान लो कल बात की थी, पूछा था ऑक्सीजन का कैसे बता दीजिए आपने। अब बताते हैं मास नंबर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मास कैसे पता लगेगा? देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर देखो, एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का कितना है? वो है जी 8। 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब 8 ही इलेक्ट्रॉन है, 8 ही क्या है? प्रोटॉन है।
बहुत अच्छी बात है जी। लेकिन मास कैलकुलेट करेंगे, दो चीजें ऐड करेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है जी। अब इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी बराबर होती है, इसमें न्यूट्रॉन भी 8 होते हैं। अब फिर से वही पूछोगे न्यूट्रॉन कैसे पता लग रहे हैं, आगे पता लगेगा, अभी याद करने पड़ेंगे, आगे बताऊंगा मैं। प्रोटॉन कितने 8, न्यूट्रॉन कितने 8, जोड़ दो कितना होगा 16। यही क्या है मास। यहां तक बातें समझ में आई थिंक आ गई। ठीक है जी, कमेंट करके बताएं जरूर, जल्दी जल्दी। ठीक ठीक, सारे डाउट क्लियर होंगे वे धीरे धीरे, टेंशन ना। अगला सवाल है, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, हाउ डू एटम्स एग्जिस्ट, एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम कैसे रहते हैं, कैसे होते हैं एटम। आंसर है एटम्स exist in the form of ions or molecules or itself atoms। ठीक है जी। एटम क्या हो सकते हैं, एटम आयन की फॉर्म में हो सकते हैं या मॉलिक्यूल की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर खुद एटम्स होंगे। कब ये होंगे, एक ही बात है, जो जिस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल होगा वो उसी फॉर्म में रहना चाहेगा। अगर वो आयन की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो आयन बनेगा, स्टेबिलिटी देखी जाएगी। अगर वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो मॉलिक्यूल रहेगा। अगर एटम खुद की स्टेबिलिटी ज्यादा है तो खुद ही रहना चाहेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया है, हमने एटॉमिक नंबर 2 डिस्कस किया था। क्या था, हीलियम था। क्या था जी, हीलियम था। उसके बाद नियोन देखा था, नियोन। उसके बाद आर्गन देखा था। ठीक है जी। ये क्या होती हैं जी, ये होती हैं जी ने बोला था नोबल गैस, नोबल गैस। ठीक है। और ये नोबल गैस है, ये किसकी फॉर्म में रहेंगी, ये एटम्स की फॉर्म में रहेंगी। ठीक है जी। नोबल गैस की कौन सी होती है जी, मैं बता देता हूं, देखो याद करने का तरीका भी, हीना, नीना और करीना, एक्सीलेंट। ठीक है जी। ये क्या है, 6 है टोटल, 2 2 4 2 6। ये 6 गैस हैं। ये 6 गैस ही केवल किसकी फॉर्म में पाई जाएंगी, एटम की फॉर्म में पाई जाएंगी। इसके अलावा पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट कितने हैं जी, टोटल है जी 118। 118 में से ये 6 हैं, किसकी फॉर्म में मिलेंगे, एटम्स की फॉर्म में, और बाकी बच गए वो या तो आयंस की फॉर्म में होंगे या तो मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है जी। अब सवाल ये उठता है कि हमें कैसे पता लगेगा आयंस की फॉर्म में रहेंगे, और उससे पहले ये बताओ कि आयंस होते क्या है। आओ बोर्ड पर देखते हैं, देख लेते हैं आयंस क्या होते हैं। आयंस देखो क्या होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हमने बोला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है जी। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं तो उसे नाम हमने दे दिया एटॉमिक नंबर। अब सवाल दूसरा ये है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर वो बराबर ना हो, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर ना हो, उन्हें क्या नाम दिया जाएगा, उन्हें बोलेंगे आयंस। उन्हें क्या बोलेंगे, आयंस। आयन की डेफिनेशन है जी, जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल ना हो। अब चलते हैं आगे, ये डेफिनेशन होगी आयंस की। ठीक है जी। अब दो रीजन हो सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन से, पहली बात। ठीक है। और दूसरी बात क्या है, दूसरी बात इसके अपोजिट है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो, कम हो किससे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स।
ठीक है जी। जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए उसको नाम दिया जाएगा एनायन। क्या बोलेंगे? एनायन। और जिसमें पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा यानी कि प्लस वाले ज्यादा होंगे उसे बोला जाएगा कैटायन। ठीक है जी। यानी कि आयंस के क्या है, दो टाइप हैं, या तो वो कैटायन हो सकता है या तो वो एनायन हो सकता है। डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है। ठीक है जी। हमने क्या चर्चा की है? हमने देखा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर है, वो एटॉमिक नंबर है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये कि वो बराबर नहीं होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर नहीं होंगे। अगर वो बराबर नहीं होंगे फिर दो कंडीशन बनती है, या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या तो प्रोटॉन ज्यादा है। अब इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो नाम है एनायन, अगर प्रोटॉन ज्यादा है नाम है कैटायन। यहां तक कोई दिक्कत हो तो पहली बात थी ये, दूसरी बात थी ये, और थर्ड बात थी ये। ठीक है जी। ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी। एनायन पे हमेशा ही नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है जी। कैसा चार्ज होगा? नेगेटिव। और यहाँ पे कैसा चार्ज होगा? वैसा ही कैटायन पे होगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी। ये चार्ज आपको पता होनी चाहिए, नेगेटिव है या पॉजिटिव। बोलो भाई, यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ। यहाँ तो कोई भी डाउट है तो बोलेगा। बोले, जल्दी बोले। अगर आप ये चीजें सीख जाएंगे तो इन्हीं से क्या बनेंगे? इन्हीं से कंपाउंड्स बनेंगे। आयनिक कंपाउंड्स है तो इन्हीं से बनेंगे। दो आयंस होंगे, यानी कि देखो आयंस के दो टाइप, कैटायन और एनायन। एक पे पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पे नेगेटिव चार्ज होगा। मान लीजिए आपने एग्जांपल लिया, इसमें Na पे चार्ज आया +1, Cl पे चार्ज आया -1। ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या बनेगा? NaCl बनेगा जी। ठीक है जी। क्या बनेगा? NaCl। अब सवाल ये भी उठता है कि आपको कैसे पता Na पे +1 आएगा और Cl पे +1 आएगा? क्या हमेशा +1 रहेंगे? नहीं जी। एग्जाम्पल है Mg ले लिया एग्जाम्पल इसका, दूसरा Mg पे चार्ज आएगा जी +2। ठीक है जी। यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल ले लो, ऑक्सीजन, उस पे आएगा जी -2। तो इस पे -2 है, इस पे +2 है, तो ये जुड़ जाएंगे, क्या बना देंगे? MgO। ठीक है जी। ये कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है ऐसे। अब सवाल यही है कि आपको कैसे पता लग रहा है कि दो भरे जाएंगे, यानी दो पॉजिटिव आएगा या दो नेगेटिव आएगा? ठीक है। जो दो ही आएगा, एक आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, कितने तक आ सकता है, कितना नहीं आ सकता, और कैसे आता है? आज के देखो फिर से क्या पढ़ा है आज? एटम के बारे में एटॉमिक थ्योरी पढ़ाई है। किसने दी थी? जॉन डॉल्टन ने बताया था कि एटम क्या होते हैं, कैसे एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट कैसे होते हैं, एटम का ग्रुप मिलके एलिमेंट बनाएंगे। ठीक है जी। एक ही एलिमेंट के एटम एक जैसे हैं, उनकी प्रॉपर्टी, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी एक जैसी होगी, उनका एटॉमिक मास भी एक जैसा होगा। अब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट हैं, मतलब एक आयरन लिया था, एक गोल्ड लिया था, सिल्वर ले लो, या फिर मरकरी ले लो, या फिर पोटासियम ले लो, सोडियम ले लो, डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स लोगे तो उनके एटम्स भी डिफरेंट होंगे, उनके मास भी डिफरेंट होंगे। ठीक है जी। उसके बाद हमने जिक्र किया था कि आयंस कैसे पता लगेंगे आपको? आयंस हैं, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो मतलब वो एटॉमिक नंबर है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं है वो आयंस है। अब आयंस कितने टाइप के होते हैं? दो, कैटायन और एनायन। एनायन वो होंगे जहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, प्रोटॉन कम होंगे। कैटायन वो होंगे जहां पे प्रोटॉन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम होंगे। माइनस चार्ज वाले स्पीशीज कम है, पॉजिटिव वाले ज्यादा, तो चार्ज आएगा पॉजिटिव। यहाँ पे माइनस वाले ज्यादा है, प्लस वाले कम है, तो चार्ज आएगा नेगेटिव। ठीक है जी। यहां तक कोई भी डाउट है तो बोलो, जल्दी बोलो, कोई भी डाउट है बोलते रहे। किसी भी तरीके का डाउट है तो बताएं, डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है जी। डाउट बताते रहे। अच्छा, नो डाउट। अब
क्या होंगे आयंस, पॉजिटिव चार्ज कैसे आएगा, नेगेटिव कैसे आएगा, कैसे पता लगेगा। ठीक है जी, इसकी चर्चा करेंगे हम अगले क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार। कोई भी डाउट है तो बता सकते हैं आप, कमेंट करके छोड़ भी सकते हैं, या फिर अभी पूछना है जिसको अभी